दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। पहला प्रश्न है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ, मैटर। पदार्थ, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। यानी पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, हवा, कागज, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। देखते हैं रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसियर है, लेवाइसियर। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू हैं। भौतिक विज्ञान या भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। गणित के जनक है आर्किमिडीज। इसी कुछ अन्य विषयों के जनक देख लेते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज है। हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। संस्कृत के जनक पाणिनि हैं। इंग्लिश के जनक जियोफ्री चौसर हैं। जियोफ्री चौसर। ज्यामिति के जनक यूक्लिड हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जलाने पर जलते हों, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पुआल, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, कोयले के टुकड़े आदि। अगला प्रश्न है, अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो अदाह्य पदार्थ वह पदार्थ जो जलाने पर नहीं जलते हों, अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि, ये सब पदार्थ जलाने पे नहीं जलते हैं। ये सब पदार्थ अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पदार्थ कब जलने लगती है? आंसर है, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। अगला प्रश्न है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, इसको याद कर लेंगे। अगला है, दावानल किसे कहते हैं? तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के जलने के लिए हवा का होना आवश्यक है, कैसे? तो किसी पदार्थ के दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम जलती हुई मोमबत्ती को किसी जाड़ या
ग्लास से ढकते हैं तो उसकी ज्वाला बुझने लगती है और पूर्णतः बुझने से पहले ही जब हम जार या ग्लास को हटा लेते हैं तो मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो जाती है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि किसी पदार्थ के जलने या दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। फिगर में दिखाया गया एक मोमबत्ती है जो जल रही है, पूरे लौ के साथ जल रही है। ग्लास से इसको ढकते हैं, तो ग्लास से ढकते हैं तो क्या होता है, इसका लौ कम होने लगता है और जब ये बुझने के नज़दीक करीब करीब हो जाता है तो ग्लास को हटा लेते हैं। ग्लास को हटाते हैं तो लौ पहले की ही भांति ही हो जाती है, जो दिखाता है कि जलने के लिए हवा का होना आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी पदार्थ के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। अगला प्रश्न है, कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करने पर कागज़ क्यों नहीं जलता? तो कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करने पर कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज़ जलने से बच जाती है। जिसे फिगर चित्र में दिखाया गया है कि कागज़ की कटोरी में जब पानी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा का संचरण कटोरी से पानी में होता रहता है। यह क्रिया बार बार होते रहती है, तो इसलिए कटोरी जलने से बच जाती है और पानी गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के दहन या जलने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। आंसर है, दहन या जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरा, हवा की ज़रूरत। अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में गोईठा, लकड़ी, माचिस की तीली इत्यादि आसानी से क्यों नहीं जलता? आंसर है, बरसात या ठंड में वातावरण में नमी ज़्यादा होती है जिससे सभी जलावन नम हो जाते हैं और नमी के कारण ज्वलन ताप का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण इन मौसमों में किसी भी जलावन को जलाना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने समय में किन पत्थरों को आपस में रगड़ कर आग जलाई जाती थी? तो चकमक पत्थर, यानी पुराने ज़माने में चकमक पत्थर का उपयोग करके आग जलाई जाती थी। ऐसे भी रगड़ने से क्या होता है, ऊष्मा पैदा होता है। हम अपने 2 हथेली को कुछ देर के लिए रगड़ कर देख सकते हैं, हमें गर्मी महसूस होगी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार सेफ्टी माचिस किसने बनाई थी? तो लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, श्वेत फास्फोरस का नहीं। क्यों? तो सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, अर्थात कमरे के ताप पर ही स्वतः जल उठता है, जबकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। माचिस की डिब्बी पर कौन सा रसायन लगा होता है? तो लाल फास्फोरस और सल्फर, यानी माचिस की डिब्बी पे लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है और सल्फर लगा हुआ होता है। ये माचिस की डिब्बी है, ये जो है इस पे लगा हुआ होता है लाल फास्फोरस और सल्फर। माचिस की तीली इसी सरफेस पे न रगड़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। माचिस की तीलियों पर लगा रसायन क्या है? तो पोटेशियम क्लोरेट आंसर है, यानी माचिस की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ था। ये जो लगा हुआ है माचिस की तीली पे, ये है पोटेशियम क्लोरेट। मोम क्या है? ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, मोम के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? तो मधुमक्खी के छत्ते से, यानी मधुमक्खी के छत्ते प्राकृतिक स्रोत हैं मोम के। मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है,
मोमबत्ती में क्या जलती है? मोम की वाष्प जो सफ़ेद कलर की होती है। अगला प्रश्न, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है कैसे? तो जब कोई ईंधन जलता है यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है जिसमें नए अस्थायी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प के साथ काफ़ी मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अतः दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है? दहन में क्या होता है? ईंधन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है और बहुत सारी ऊष्मा मुक्त करता है। तो इसलिए क्या है, एक ये भिन्न पदार्थ, ईंधन तो भिन्न पदार्थ, इससे एक नया पदार्थ बन गया। तो ये नया पदार्थ कैसे बना? जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब ना। यानी रासायनिक अभिक्रिया के तक नए पदार्थ का बनता है दहन में, इसलिए दहन को एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने घर, खेत, खलिहान, दुकानों और कारखानों में लगी आग को पानी से बुझाते देखा होगा। आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं? किसी आग पर नियंत्रण के लिए इन कार्यों का करना आवश्यक होता है। पहला, दाह्य पदार्थ को यानी जलने वाले पदार्थ को हटा देना। दूसरा, ऑक्सीजन की आपूर्ति पानी या बालू डालकर बंद कर देना। तीसरा, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? तो अग्निशामक कहा जाता है। पटना में अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर क्या है? 101 है या 0612 या 222223 है। बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझाते, क्यों? पानी बिजली का अच्छा चालक है, इसलिए बिजली से लगी आग में पानी डालने से करंट लगने का खतरा बना रहता है। अतः पानी का प्रयोग यहाँ घातक सिद्ध हो सकता है। तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाते, क्यों? पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे चला जाता है और तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है और आग नहीं बुझ पाती। अग्निशामक क्या है? यह कैसे कार्य करता है? तो अग्निशामक आग बुझाने वाला एक संयंत्र है। ये दो तरह के होता है। पहला, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा, जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और शीशी पात्र में कांच का बोतल रखा होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। कार्यविधि सबसे पहले आग बुझाने की प्रक्रिया में हम जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ देते हैं तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग को हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है। यानी इसमें क्या होता है, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको कहते हैं CO2। गोईठा, लकड़ी इत्यादि जलाने के लिए केरोसिन तेल क्यों डाला जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक निश्चित तापमान तक उसे गर्म करना पड़ता है और यह निश्चित तापमान ही उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अब चूँकि केरोसिन का ज्वलन ताप गोईठा लकड़ी से कम होता है तो वह शीघ्र जलने लगता है और जब केरोसिन के जलने से गोईठा या लकड़ी को अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है तो वह भी जलना शुरू कर देती है। अग्निकांड क्या है? इसके क्या कारण हैं? अग्निकांड, जब स्वतः दहन के कारण बहुत जान माल की क्षति हो तो उस घटना को अग्निकांड कहते हैं। अग्निकांड के निम्न कारण हैं। पहला, कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन से अग्निकांड हो सकते हैं। जंगलों में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी या आकाशीय बिजली के गिरने से या पौधों की आपसी रगड़ से हो सकते हैं। त्योहारों पर पटाखों से भी अग्निकांड का खतरा बना रहता है।
विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद कर लेंगे। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। ये ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं। आंतरिक क्षेत्र जो बत्ती के नज़दीक होता है, काले रंग का होता है ये भाग, इसको कहते हैं आंतरिक क्षेत्र। ये काला होता है। यहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है ये। फिर बीच वाला भाग होता है, इसको कहते हैं मध्य भाग। यहाँ पे आंशिक दहन होता है। ये सबसे बाहरी होता है जो नीले रंग का होता है, वहाँ पे पूर्ण दहन होता है, ये कहलाता है बाह्य भाग। यह इसका रंग नीला होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, ये सबसे गर्म भाग है। यहाँ पे आंशिक मध्य भाग में आंशिक दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। अब बाह्य भाग में ऑक्सीजन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। और यहाँ ऑक्सीजन न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ सबसे कम दहन होता है। यह काला होता है यहाँ पे क्योंकि कार्बन होते हैं। कार्बन के कण के कारण यहाँ पे का जगह है जो क्या काला होता है। ये सबसे कम गर्म वाला भाग है। इससे ज़्यादा गर्म मध्य भाग होता है, सबसे अधिक गर्म बाह्य भाग होता है। ये यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए बत्ती के नज़दीक आसपास काला है, तो ये हो गया आंतरिक भाग। ये पीला रंग का हो गया मध्य भाग, और ये नीला रंग का हो गया बाह्य भाग। यहाँ पे बाह्य भाग में पूर्ण दहन होता है, यहाँ आंशिक दहन होता है, और सबसे कम दहन होता है बीच यहाँ पे बत्ती के पास। आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। अब बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यह पूर्ण दहन होता है। यहाँ पे क्या होता है पूर्ण दहन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है, यह सबसे गर्म होता है। बाहरी भाग नीला होता है और अदीप्त होता है। ये देखिए जो बाहरी भाग है वो नीला होता है, ये बाह्य भाग है, ये नीला होगा और अदीप्त होगा। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं मध्य भाग। पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। मध्य भाग कैसा है? पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। अब ये देखिए ये वाला है मध्य भाग, ये है मध्य भाग। ये कैसा होता है? पीला होता है, चमकीला होता है और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कार्बन के कण वाष्पित होते हैं और जिसके कारण यहाँ ये भाग चमकीला होता है। आगे बढ़ते हैं। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यहाँ सबसे कम गर्म क्षेत्र है। ये देखिए आंतरिक क्षेत्र बत्ती के सबसे नज़दीक का क्षेत्र है। इसका रंग काला होता है क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इसका रंग काला होता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के क्या दुष्प्रभाव हैं? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं, जो त्वचा संबंधी रोगों के साथ साथ ताजमहल जैसी इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है ईंधन जलाने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित तो करती ही हैं, साथ में हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समाप्त।